everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss on a very trending and important topic, and the name of the topic is reservation policies of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के सरकार की जो आरक्षण नीतियां हैं, हम लोग आज की क्लास में इसी पे बातचीत करने वाले हैं। My dear friends, my dear students, you can ask a very genuine question to me. If so many videos have been made, if so many articles have been written, then why you are making this video? जब इस पर बहुत सारे वीडियो पहले से बनाए जा चुके हैं, जो बहुत सारे लेख इस पर लिखे जा चुके हैं, तो आप इस प्रकार का वीडियो यहां पर क्यों बना रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि आई वांट टू मेक दिस वीडियो ओनली फॉर those students who are not in favor of anyone, who are preparing for civil services examination, who are preparing for any other examinations, and who want to have a very balanced approach on this topic, जो एक संतुलित प्रकार का विचार चाहते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। and I would like to say that I making this video only for the formation of the nation, राष्ट्र निर्माण के लिए मैं इस वीडियो का निर्माण करना चाह रहा हूं, ताकि जिन व्यक्तियों के मन के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के गलतफहमियां आए, वह गलतफहमियां दूर हो सके। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी नस्ल या किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष पोषक नहीं हूं। मैं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं इस वीडियो को आपके लिए बनाना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी राष्ट्र जो मां की तरह अपने बच्चों को प्यार करेगा, जो मां की तरह अपने नागरिकों का ध्यान देना चाहेगा, दैट स्टेट मस्ट हैव प्रोविजंस फॉर दोज who are downtrodden, who are backward, who are not in the mainstream of the state, जो राज्य की मुख्यधारा में नहीं बह रहे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, दबे हैं, कुचले हैं। यदि कोई भी राष्ट्र होगा जो न्याय आधारित राष्ट्र होगा, वो अपने ऐसे नागरिकों के लिए उचित व्यवस्था जरूर करना चाहेगा, क्योंकि मन को आह का हक है और नजर को निगाह का हक है। एक दिल है मेरे पास, उसे भी गुनाह का हक है। चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति के मन के अंदर एक ही बात उठती है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। द स्टेट मस्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सेल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता हूं, राष्ट्र उसमें हमारा सहायक बने। और निश्चित रूप से यदि राष्ट्र उसमें सहायक नहीं बन पाता तो वह राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, जहां कहीं भी इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई जाती है, दैट स्टेट मस्ट बी सैल्यूटेड। उस राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र न्याय आधारित राष्ट्र है। और यही कारण है कि व्हेन वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी इंक्लूडेड प्रोविजंस बाय आर्टिकल 15, 16, Article 223D, Article 223T, and by Article 330 and 332 to make special provisions for the persons who are socially, economically, politically weak in the India। भारत में वे लोग जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे लोगों के लिए भारत के संविधान में और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के माध्यम से, 16 के माध्यम से, अनुच्छेद 330 के माध्यम से, अनुच्छेद 332 के माध्यम से, अनुच्छेद 243D के माध्यम से, अनुच्छेद 243T के माध्यम से आरक्षण या रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए। सरकारी नौकरियों में और साथ ही राजनीतिक जो प्रतिष्ठान है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन मैं यहां पर बताऊं कि यार, आखिर आज आरक्षण पर इतनी बहस क्यों हो रही है, इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? तो मैं बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर आज तक रिजर्वेशन की पॉलिसी को जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भारत में राजनीतिक अन्याय को दूर करने की जगह अपने स्वार्थ की रोटी, अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने में इसका उपयोग किया।
उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के प्रवर्धन के लिए इसका उपयोग किया और यही कारण है कि जिसको लक्षित करके यह रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई थी, वे लोग वही के वही रह गए माय डियर फ्रेंड्स। उनका कोई उद्धार नहीं हो पाया और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बीच बीच में आना पड़ जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नो रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बताऊं मैं आपको, राजनीतिक लाभ लेने के लिए 1995 में आपके 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की सरकार ने इसको भी इंक्लूड कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रिजर्वेशन से भारत में सामाजिक आर्थिक जो अन्याय है उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन बताना मैं चाहूंगा, समय समय पर भारत में संविधान में संशोधन कर करके और इसको जो राजनीतिक पार्टियां जो है कुछ वर्ग विशेष का फेवर लेने के लिए इसका उपयोग करती रही हैं। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो रिजर्वेशन के पक्ष पोषक थे, जिनके कारण से भारत के संविधान मुख्य रूप से रिजर्वेशन आरक्षण लाया गया, उन्होंने भी कह दिया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के लिए कि लोकसभा और जो विधानसभा में आरक्षण दिए जा रहे हैं, ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या बताऊं, भारत की सरकारों ने चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो सत्ता में बैठे, सब ने इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए किया है माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से, चाहे वो आपके 1 दिसंबर 2024 का फैसला हो, चाहे वो 9 दिसंबर 2024 के फैसले हो, दोनों फैसलों में आरक्षण पर जो बातें कही, वो बातें जो है सैल्यूट के योग्य है कि आरक्षण न धर्म के आधार पर होना चाहिए, न आरक्षण का आधार होना चाहिए आपका कोई जाति विशेष, आरक्षण का आधार होना चाहिए कि कौन भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आरक्षण सिर्फ उसी को मिले और तब जाकर भारत बन पाएगा, नहीं तो यह बन जाएगा प्रतिभाओं का कब्रिस्तान। मैं थोड़ा सा आपको रिजर्वेशन पॉलिसी पे आना चाहूंगा। देखिए, भारत का समाज अंग्रेजों के पहले भी ऐसे लोग जिनको भारत में नौकरियों में उनको पहुंच नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए दिल में दर्द था और यही कारण है कोल्हापुर के महाराज ने 1902 में सबसे पहले गैर ब्राह्मणों के लिए 50% नौकरियां जो है आरक्षित कर दिया था। फिर बड़ौदा के महाराज ने भी यही किया और इसके बाद जब आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और भारत का जब संविधान बना तो संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई और यह कह दिया गया जो अदर बैक जो सामाजिक रूप से आर्थिक जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, राज्य उनके लिए व्यवस्था करेगी। और इस आधार पर मैं बताऊं 1951 में लगभग 1100 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया गया, लगभग 750 जातियों को जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको चिन्हित करने के लिए 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का रिकमेंडेशन आया 30 मार्च 1955 को, जिसमें उसने 2399 जातियों की पहचान जो है अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में किया। इसके बाद लेकिन वो जो है वो जो 2399 जातियां थी, किस आधार पर उनको बैकवर्ड कास्ट माना गया, उसमें तर्कसंगत आधार ढूंढने में वो कमेटी सफल नहीं हो पाई थी और यही कारण है कि जो निवर्तमान जो सरकार थी उसने काका कालेकर कमेटी की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। भारत में आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की जाने लगी और यही कारण है कि 1977 में जब नई सरकार आई जनता दल की तो उसने क्या किया, उसने 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग की स्थापना की। मंडल आयोग ने लगभग नहीं, एग्जैक्टली 23 वेटेज के आधार पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो 3 क्षेत्र थे उनमें 22 वेटेज के आधार पर भारत में 3743 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में किया। हालांकि जब तक उसका रिकमेंडेशन आता दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1980 में, तब तक सरकार जा चुकी थी। नई सरकार आ गई थी इंदिरा गांधी की, उसने क्या किया, मंडल कमीशन की सिफारिश से थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि सरकार को पता था कि भारत में जो ये 3743 जातियां हैं जो भारत के लगभग उसमें 52% जनसंख्या में है, अगर इनका ये जो रिकमेंडेशन लाएंगे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हो सकता है कि भारत में और जो अन्य लोग हैं इसका विरोध करने लग जाए। इसे सरकार ने इसको भी ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या हो गई। फिर इसके बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस फिर से आ गई
उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और अगला जो चुनाव 1989 में हुआ उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने और संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। उसने क्या किया, 7 आपका अगस्त 1990 को इसमें भारत के संसद में बयान दिया कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को लाएंगे और 13 दिसंबर 1990 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई कि ओबीसी को भारत में 27% रिजर्वेशन मिलेगा, जो भारत की लगभग जनसंख्या में 52% है। और 27% में डिफरेंट इसलिए क्योंकि एम.आर. बालाजी के केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ साफ साफ कह दिया था कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। और इस कारण से चूंकि पहले से ही आपको आरक्षण जो है 15% शेड्यूल कास्ट को दिया जा चुका था, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को दिया जा चुका था, इस प्रकार से 50 के लिए 27 दिया जा सकता था, तो 27% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए व्यवस्था की गई। फिर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, इनके बीच में एक प्रकार से यहाँ पर बहुत संघर्ष आरंभ हो गए और आरक्षण विरोधी आंदोलन चला जाने लगे। भारत जैसे लगने लगा गृह युद्ध के चपेट में आ जाएगा और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सारे पिटीशन डाले गए, उस आधार पर इंदिरा साहनी वर्सेस जो केंद्र सरकार का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कह दिया कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं होगी। दूसरी बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तीसरा, उसने यह कह दिया कि जो नोटिफिकेशन 13 अगस्त 1990 का निकाला गया था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन और रिजर्वेशन की पॉलिसी सही है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इस प्रकार की बात इंदिरा साहनी के मामले किया गया। लेकिन बताना चाहूंगा 1995 में जब 1996 का चुनाव होना था, 95 में सरकार ने क्या किया, 77वां संविधान संशोधन करके प्रमोशन में रिजर्वेशन ले आया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4A जोड़ दिया। फिर इसके बाद 2000 में जो बीजेपी की सरकार थी, इसने क्या किया, इसने जो बैकलॉग वैकेंसीज है उसके लिए कहा कि बैकलॉग वैकेंसी को हम सेपरेट वैकेंसी मानेंगे, उसे 50% में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर 2001 में 85वां संविधान संशोधन करके बीजेपी की सरकार ने ही उस समय की सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि जो प्रमोशन है उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को भी ध्यान दिया जाएगा, इसका आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। इन सब मामलों को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एम नागराजन के मामले में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिजर्वेशन के लिए जो भी बनाई गई पॉलिसी सरकार की है वो सब सही है, संविधान में संशोधन सारे सही है, लेकिन ओबीसी को जो भी आरक्षण यहां पर दिया जाएगा, उस आरक्षण में कहा गया कि जिनको भी हम आरक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए हमें तर्कसंगत आंकड़े जुटाने जरूरी होंगे। मैं दोस्तों को बताऊं कि 2006 से लेकर के आज यह 18 साल हो गए, अभी तक राज्य की सरकारें तर्कसंगत आंकड़े जुटाने में सफल नहीं हो पाई है और यही कारण 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हार कर कह दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या रिजर्वेशन कारण से अनुसूचित जातियों का कोई भला हुआ, जनजातियों का कोई भला हुआ, ओबीसी का कोई भला हुआ, या फिर भारत बन गया प्रतिभाओं का कब्रिस्तान। अगर हम बात करें आजादी से लेकर अभी तक, तो मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों को दिया जाता 13% का रिजर्वेशन, 15% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। अब बताओ कि 15% का रिजर्वेशन जिनको दिया जा रहा है, उनके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ पाते हैं और लाभ पाने के बाद वो बन जाते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी। फिर उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई, चूंकि वहां पर क्रीमी लेयर का कोई मामला नहीं है, केवल आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, आधार पर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। भारत में 15% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिला हुआ है, 13% लोग भारत में क्लास ए अधिकारी हैं, 17% लोग जो हैं वो क्लास 2 में हैं, 36% लोग जो हैं वो क्लास 3 में है। आप ये बताओ कि गांव का अनुसूचित जाति जो हल चला रहा है, जो जीवन के सबसे निचले पैदान पे खड़ा है, क्या उसके बच्चे उनके साथ में कंपटीशन कर पाएंगे क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आपने अनुसूचित जातियों को आरक्षण इसलिए दिया था क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वे नौकरी पा सकें, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब 13% क्लास 1A अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी जो है अनुसूचित जाति का है, 17% क्लास 2 में है, 36% से 37% क्लास 3 में है,
तो उनके साथ में उनके वर्ग के ही बच्चे जो गांव में रहते हैं उनके साथ में जब प्रतियोगिता होगी तो कर पाएंगे क्या? इसलिए रिजर्वेशन यहां पर जो दिया गया वह यहां पर गलत हो गया माय डियर फ्रेंड्स। जनजातियों की बात कर लो, जनजातियों में 5.5% जो लोग हैं वो क्लास ए में हैं। इसी प्रकार से क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, वहां पर भी जो ट्राइबल लोग हैं उनको अपने लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। जिनके बच्चे जिनके माता पिता क्लास 1 है, क्लास 2 है, उनके बच्चे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो उन्हीं के वर्ग के बच्चे जो है पीछे की तरफ छूट जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर रिजर्वेशन की पॉलिसी फेल हो गई फिर से माय डियर फ्रेंड्स। आप ओबीसी की बात कर लो, ओबीसी को दिया गया रिजर्वेशन है 27%। भारत में पहले मंडल कमीशन के माध्यम से 3743 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में की गई। आज ये जातियां बढ़कर हो गई लगभग 5100। भारत की राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हर साल कोई न कोई नई जाति को इस ओबीसी की लिस्ट में डाल देती है, और जाहिर सी बात है कि यह रिजर्वेशन का बंदरबाट हो जाता है। और ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें क्रीमी लेयर का मामला है, जो बहुत ही अच्छा मैं कहना चाहूंगा। लेकिन बताना चाहूंगा कि 1993 में क्रीमी लेयर के लिए जो राशि रखी गई थी वह रखा गया 1 लाख रुपए, फिर यह बढ़कर के कर दिया गया 2.5 लाख रुपए, फिर बढ़कर 4.5 लाख किया गया, फिर 6 लाख किया गया, अब कर दिया गया 8 लाख रुपए कि 8 लाख रुपए तक जिस परिवार की इनकम होगी उसके नीचे होगी वह व्यक्ति माना जाएगा और पिछड़ा हुआ है और उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं ओबीसी को भी दिया गया है रिजर्वेशन, एक बेईमानी हो गई माय डियर फ्रेंड्स। भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की आय जो है वह 8 लाख रुपए से कम है। तो आपने एक तरीके से सबको डाल दिया, सारे ओबीसी को आपने डाल दिया ओबीसी के लिस्ट में। अब ओबीसी में वे लोग जो दबे हैं, कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, आप उनको रिजर्वेशन कहां दे रहे हो? आप तो उनको रिजर्वेशन दे रहे हो जो ओबीसी में लोग आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि क्रीमी लेयर का आपने एमबीटी इतना बड़ा कर दिया कि सारे ओबीसी के लोग उसी के अंदर आ गए, सारे ओबीसी के लोग जो है रिजर्वेशन के अंदर आ गए। और मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने जो भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद 15(6) जोड़ा, 16(6) जोड़ा, जिसमें 10% रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पर दिया गया, उसमें भी जो आर्थिक आधार जो रखा गया है वो 8 लाख रुपए रखा गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर भारत के लगभग सारे धनाढ़ी लोग कुछ लोगों को छोड़ करके इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि दिया गया पर रिजर्वेशन जो है यह आर्थिक आधार पर यह भी एक प्रकार का, मैं कहूंगा कि एक प्रकार का जो है उनके साथ में दिया गया अन्याय है। क्योंकि रिजर्वेशन वास्तव में किसी के पास नहीं है, रिजर्वेशन उसके पास है जिसके पास नहीं होना चाहिए, और रिजर्वेशन उसके पास नहीं है जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। और राजनीतिक पार्टियां जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वह न्याय पर बात कर सके। और यही कारण है कि जो पिछले 2006 नागराजन का जो वाले मामला था, उस मामले से लेके आज तक यह मैं बताना चाहूंगा 18 साल बीत गए। 18 साल में आज तक राज्य की सरकारें आंकड़े जुटा करके सुप्रीम कोर्ट को देने में, आंकड़े जुटा करके न्यायालय के समक्ष रखने में असफल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसको दिया जाना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। किसी जाति या धर्म के नाम पर किसी को दिया गया रिजर्वेशन बिल्कुल गलत हो जाता है। रिजर्वेशन मिले, अनुसूचित जातियों को मिले, जनजातियों को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन सिर्फ उनको मिले जो उसमें से गरीब लोग हैं, दुखियारी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको ना मिले जो आर्थिक आधार पर संबल हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सो